नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज हम समझेंगे कि एक क्रिमिनल केस शुरू होने से लेकर जजमेंट आने तक पूरा क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलता है। दोस्तों, बहुत से लोग को यह पता होता है कि एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस जांच करती है और फिर कोर्ट में केस चलता है। लेकिन असली सवाल यह है कि एफआईआर के बाद क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, चार्जशीट क्या होती है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेता है, एक्यूज को समन या वारंट कब जारी होता है, चार्ज कब फ्रेम होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होती है, 313 का स्टेटमेंट क्या होता है, डिफेंस एविडेंस कब आती है, फाइनल आर्गुमेंट के बाद जजमेंट कैसे आता है, कन्वेक्शन और एक्यूटल में क्या अंतर है, अपील और रिवीजन क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो को दोस्तों हम 22 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे कि आप हर पार्ट को आसानी से समझ सके। दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है। अब इस मामले को हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए ए ने बी के साथ मारपीट की है और बी को गंभीर चोट आई है। अब इस घटना के बाद क्रिमिनल केस का पूरा सफर कैसे चलेगा, आइए समझते हैं। अब स्टार्ट होता है पार्ट 1, क्राइम होने के बाद फर्स्ट स्टेप, अपराध होने के बाद शिकायत। जब कोई अपराध होता है तो पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति पुलिस के पास जाता है। वह पुलिस को घटना की जानकारी देता है, या जानकारी कई तरीकों से दी जा सकती है, जैसे मौखिक शिकायत करता है, लिखित शिकायत देता है, या ऑनलाइन कंप्लेन करता है, या इमरजेंसी कॉल करता है। अब यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि शिकायत में कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, यानी संज्ञा अपराध यानी कि गंभीर अपराध बनता है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। पार्ट 2, यह जान लीजिए कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका नाम होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को पहली बार सूचना मिलती है और पुलिस उसे रिकॉर्ड करती है, तो उसे एफआईआर कहते हैं। उदाहरण के लिए, ए ने बी को चाकू मार दिया। बी पुलिस के पास गया और उसने घटना की सूचना दी। यदि पुलिस को प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अपराध बनता है, तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर में सामान्यतः यह जानकारी होती है: घटना की तारीख, घटना का समय, घटना का स्थान, आरोपी का नाम, अपराध का विवरण, गवाहों की जानकारी, घटना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। ध्यान रखिए, एफआईआर खुद में आरोपी को दोषी साबित नहीं करती। एफआईआर केवल यह बताती है कि पुलिस को किसी अपराध की सूचना मिली है। आरोपी दोषी है या निर्दोष, यह ट्रायल के बाद कोर्ट तय करती है। पार्ट 3, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस का अगला काम होता है इन्वेस्टिगेशन यानी विवेचना। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आयो मामले की जांच करता है। अब आयो क्या क्या कर सकता है? दोस्तों, आयो क्राइम सीन का निरीक्षण करता है जहां अपराध हुआ है। पुलिस उसी स्थान का निरीक्षण कर सकती है, गवाहों के बयान ले सकती है। पुलिस घटना के गवाहों से पूछताछ करती है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। एविडेंस कलेक्ट करना, जाँच के दौरान पुलिस कई बार एविडेंस कलेक्ट कर सकती है। एविडेंस जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट, वेपन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस। मेडिकल एग्जामिनेशन, यदि मारपीट या चोट का मामला है तो घायल व्यक्ति का मेडिकल कराया जा सकता है। मेडिकल रिपोर्ट ट्रायल में बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हो सकती है। आरोपी की गिरफ्तारी, यदि कानून के अनुसार गिरफ्तारी आवश्यक है तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन हर एफआईआर में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती। कई मामलों में आरोपी को नोटिस देकर भी जांच में शामिल किया जा सकता है। पार्ट 4, पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, तब पुलिस कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसे सामान्य भाषा में चार्जशीट कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, पुलिस के पास मुख्य रूप से 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहला, पुलिस को लगता है कि अपराध हुआ है और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है, तब पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दूसरा, पुलिस को लगता है कि पर्याप्त एविडेंस नहीं है, तब पुलिस फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। अब यदि चार्जशीट दाखिल होती है तो कोर्ट आगे की प्रक्रिया शुरू करती है। पार्ट 5, कोर्ट कॉग्निजेंस। दोस्तों, कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। अब मामला कोर्ट के सामने आता है। कोर्ट पुलिस रिपोर्ट और केस डॉक्यूमेंट्स को देखती है। यदि कोर्ट को लगता है कि मामला आगे चलाने के लिए पर्याप्त आधार है, तो कोर्ट अपराध का कॉग्निजेंस लेती है। सिंपल लैंग्वेज में कॉग्निजेंस का मतलब है कि कोर्ट ने मामले पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है और मामले को कोर्ट प्रोसेस में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। कॉग्निजेंस के बाद कोर्ट आरोपी के खिलाफ आगे की प्रक्रिया शुरू करती है। दोस्तों, पार्ट 6 यानी समन, वारंट और बेल। आरोपी को कोर्ट में बुलाना। अब कोर्ट आरोपी को उपस्थित होने के लिए बुलाती है। इसके लिए समन, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकते हैं, लेकिन यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि आरोपी कोर्ट में उपस्थित हो जाता है तो वह बेल एप्लीकेशन दे सकता है। नंबर 7, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
आरोपी को डॉक्यूमेंट्स देना क्रिमिनल ट्रायल का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। एक्यूज को अपने खिलाफ लगे आरोपों और एविडेंस की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए प्रोसिक्यूशन द्वारा रिलाई किए गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज आरोपी को दी जाती है, जैसे एफआईआर, चार्जशीट, विटनेस स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, सीजर मेमो, अदर डॉक्यूमेंट्स। इसका उद्देश्य यह है कि आरोपी अपने डिफेंस को तैयार कर सके। पार्ट 8 डिस्चार्ज। चार्ज फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज। अब कोर्ट यह देखती है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त आधार है। यदि कोर्ट को लगता है कि आरोपी के खिलाफ कोई पर्याप्त मामला ही नहीं बनता तो आरोपी डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे सकता है। यदि कोर्ट को लगता है कि आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो आरोपी को डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन यदि कोर्ट को लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो ट्रायल आगे बढ़ेगा। पार्ट 9 फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्ज फ्रेम होना। अब आता है क्रिमिनल ट्रायल का बहुत महत्वपूर्ण चरण, यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। कोर्ट आरोपी को बताती है कि आपके खिलाफ कौन सा अपराध है और किस आधार पर ट्रायल चलेगा। उदाहरण के लिए, आप पर मारपीट का आरोप है, आप पर चोरी का आरोप है या आप पर हत्या का आरोप है। आरोपी से पूछा जाता है, क्या आप अपने अपराध को स्वीकार करते हैं? आरोपी कहता है, नहीं, मैं निर्दोष हूँ और ट्रायल चाहता हूँ। अब मामला ट्रायल में चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक मामला है कि अगर आरोपी उसी जगह पर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसको उसी जगह पर आर्थिक दंड या फिर जो भी सजा है उसके आधार पर उसी जगह पर दंडित कर दिया जाता है। आगे ट्रायल चलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मोस्टली लोग निर्दोष कहते हैं खुद को और आगे ट्रायल चलता है। पार्ट 10 प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब क्रिमिनल ट्रायल का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। इसे कहते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इस चरण में प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष अपने विटनेस को कोर्ट में प्रस्तुत करता है। मान लीजिए बी के साथ ए ने मारपीट की। अब प्रोसिक्यूशन बी को विटनेस बनाएगी, प्रत्यक्षदर्शी गवाह को बुलाएगी, डॉक्टर बुला सकती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाएगी, फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुला सकती है। पार्ट 11 एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ। जब प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस कोर्ट में बुलाती है, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का लॉयर उससे प्रश्न करता है। इसे कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। इसमें विटनेस घटना के बारे में बताता है। उदाहरण जैसे कि प्रोसिक्यूशन लॉयर पूछता है कि आप घटना के दिन कहाँ थे? विटनेस, मैं घटनास्थल पर था। लॉयर, आपने क्या देखा? विटनेस, मैंने आरोपी को पीड़ित को मारते हुए देखा। इस प्रकार प्रोसिक्यूशन अपने मामले को एविडेंस के माध्यम से साबित करने का प्रयास करती है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रोसिक्यूशन लॉयर पीड़ित पक्ष का वकील होता है जो पीड़ित की तरफ से पैरवी करता है। तो पार्ट 12 क्रॉस एग्जामिनेशन। दोस्तों, अब बारी आती है डिफेंस लॉयर की। डिफेंस लॉयर उसी विटनेस से क्वेश्चन पूछता है। इसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का उद्देश्य होता है विटनेस की क्रेडिबिलिटी टेस्ट करना, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना, फॉल्स स्टेटमेंट सामने लाना, विटनेस की मेमोरी पर सवाल उठाना, प्रोसिक्यूशन केस में डाउट पैदा करना। उदाहरण जैसे कि डिफेंस लॉयर पूछ सकता है, आप घटना के समय कितनी दूरी पर थे? वहाँ रोशनी थी या अंधेरा था? आपने एफआईआर में यह बात क्यों नहीं लिखवाई? आपका आरोपी से पहले से विवाद था। दोस्तों, यही कारण है कि क्रिमिनल ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। पार्ट 13 री एग्जामिनेशन। कभी कभी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान विटनेस से कोई ऐसी बात पूछी जा सकती है जिससे कोई कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तब प्रोसिक्यूशन कोर्ट की अनुमति से उस विटनेस से कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे कहते हैं री एग्जामिनेशन। इसका उद्देश्य सामान्यतः किसी बात को स्पष्ट करना होता है। पार्ट 14 इम्पोर्टेंट विटनेस। ट्रायल में कौन कौन से विटनेस हो सकते हैं? जैसे आई विटनेस, जिसने घटना अपनी आंखों से देखी। मेडिकल विटनेस, जैसे डॉक्टर जिसने घायल व्यक्ति का इलाज किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसने इन्वेस्टिगेशन की। फॉर्मल विटनेस, जैसे एफआईआर लिखने वाला पुलिस ऑफिसर। एक्सपर्ट विटनेस, जैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट। हर क्रिमिनल केस में सभी विटनेस जरूरी नहीं होते, या केस के फैक्ट और एविडेंस पर निर्भर करता है। पार्ट 15 क्लोजिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट। जब प्रोसिक्यूशन अपने सभी आवश्यक विटनेस को कोर्ट में एग्जामाइन कर देता है तब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो जाती है। अब ट्रायल का अगला चरण शुरू होता है। पार्ट 16 स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। एक्यूज का स्टेटमेंट। अब कोर्ट आरोपी से कुछ प्रश्न करती है। कोर्ट आरोपी से कहती है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में आपके खिलाफ यह एविडेंस आया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आरोपी अपना जवाब देता है। आरोपी कह सकता है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठा फंसाया गया है, विटनेस झूठ बोल रहे हैं, एविडेंस गलत है। यह आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर होता है। पार्ट 17 डिफेंस एविडेंस।
अब एक्यूज चाहे तो अपना डिफेंस एविडेंस प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन डिफेंस एविडेंस देना हर केस में कंपलसरी नहीं होता है। एक्यूज स्वयं विटनेस बन सकता है यदि कानून के अनुसार वह ऐसा करना चाहे। अपने विटनेस बुला सकता है, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर सकता है, एक्सपर्ट एविडेंस ला सकता है। डिफेंस का उद्देश्य होता है प्रोसिक्यूशन केस में रीजनेबल डाउट पैदा करना। पार्ट 18 दोस्तों, फाइनल आर्गूमेंट। अब दोनों पक्षों के लॉयर फाइनल आर्गूमेंट करते हैं। प्रोसिक्यूशन कहती है अपराध हुआ है, आरोपी ने किया है, विटनेस ने सपोर्ट किया, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस अवेलेबल है, प्रोसिक्यूशन ने केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया है। डिफेंस कहती है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में कॉन्ट्राडिक्शन है, विटनेस रिलायबल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में कमी है, एविडेंस प्रॉपरली प्रूव नहीं हुआ है, आरोपी के खिलाफ रीजनेबल डाउट है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। अगर कोर्ट को रीजनेबल डाउट होता है तो उसका बेनिफिट एक्यूज को मिलता है। पार्ट 19 जजमेंट। अब कोर्ट जजमेंट सुनाती है। मुख्यतः दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो एक्विटल या कन्विक्शन। एक्विटल, अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोसिक्यूशन अपराध साबित नहीं कर पाई तो एक्यूज को एक्विट किया जा सकता है, मतलब प्रोसिक्यूशन अपने केस को रिक्वायर्ड लीगल स्टैंडर्ड तक प्रूव नहीं कर पाई। कन्विक्शन, अगर कोर्ट को लगता है कि अपराध लीगल एविडेंस के आधार पर प्रूफ हो गया है तो एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट सेंटेंस पर सुनवाई करती है। पार्ट 20 सेंटेंस यानी सजा। कन्विक्शन के बाद कोर्ट आरोपी को सेंटेंस देती है। सेंटेंस हो सकती है जैसे कि इम्प्रिजमेंट, फाइन, लाइफ इम्प्रिजमेंट या कोई छोटी मोटी या कोई बड़ी सज़ा दे सकती है। सेंटेंस तय करते समय कोर्ट केस के फैक्ट और एप्लीकेबल लॉ को देखती है। कुछ मामलों में कोर्ट सेंटेंस पर अलग से सुनवाई भी करती है। पार्ट 21 अपील। अगर किसी पक्ष को जजमेंट से असहमति है तो कानून के अनुसार अपील का रेमेडी उपलब्ध हो सकती है। एक्विटल के खिलाफ भी कानून के अनुसार अपील हो सकती है। कन्विक्शन के खिलाफ भी एक्यूज अपील कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए हर ऑर्डर के खिलाफ सेम रेमेडी नहीं होती। किसी कोर्ट में अपील जाएगी, यह डिपेंड करता है किस कोर्ट में जजमेंट दिया, ऑफेंस क्या है, एप्लीकेबल लॉ क्या है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कोई क्रिमिनल केस ट्रायल कैसे चलता है, उसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, यानी FIR दर्ज होने से लेकर उसे सज़ा मिलने तक और उसके अपील करने तक। तो दोस्तों आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियो और कानूनी सहायता के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।